हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे 100+ क्वेश्चंस की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका आज हम 4th पार्ट करेंगे, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल स्टडी, उत्तराखंड, हिंदी और रीजनिंग से संबंधित 100+ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आयोग हैं उनसे संबंधित और शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने, और जो सामान्य अध्ययन है उसमें हम जो है ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और उत्तराखंड के जो ज्योग्राफी है उसके बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हिंदी से संबंधित जो व्याकरण है उसके बारे में होंगे क्वेश्चंस, और जो रीजनिंग होगा, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करना न भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस MCQ सीरीज को। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है मुदालिर आयोग से संबंधित। मुदालिर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा में सुधार, माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन, या फिर उच्च शिक्षा का विस्तार, या तकनीकी शिक्षा का विकास। तो याद रखिएगा साथियों, मुदालिर आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? मुदालिर आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करना। ये भी याद रखिएगा। मुदालिर आयोग की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा 23 सितंबर को हुई थी। 23 सितंबर 1952 को हुई थी। 23 सितंबर 1952 को हुई थी, और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 29 अगस्त को सौंपी थी 1953 में। याद रखिएगा 23 सितंबर 1952 में इसका गठन हुआ और 29 अगस्त 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालिर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में किस विषय पर अधिक बल दिया? विज्ञान और गणित पर बल दिया, संस्कृत और हिंदी पर बल दिया, या फिर व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया, या फिर शारीरिक शिक्षा पर बल दिया? तो साथियों याद रखिएगा, जो मुदालिर आयोग है उन्होंने जो है माध्यमिक शिक्षा में जो है वैसे सभी जो है विषयों पर उन्होंने महत्व दिया था, बट विशेष कर जो फोकस किया था, विशेष बल किस पर दिया था? तो वो बल दिया था उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया था। याद रखिएगा व्यावसायिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा। रूसा का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो याद रखिएगा यहाँ उच्चतर है, उच्चतर को फोकस कीजिएगा। तो उच्चतर है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की रूसा। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 2005 में हुई थी, 13 में हुई थी, 18 में हुई थी, या 2020 में हुई थी? तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है यानी रूसा, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसा का उद्देश्य क्या था? माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना, या फिर केवल अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, या निजी विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करना? तो साथियों याद रखिएगा जो रूसा था उसका उद्देश्य था राष्ट्रीय उच्चतर कह रहा है ना, तो उसी हिसाब से समझ जाइएगा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसा किस प्रकार की योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना है, राज्य प्रायोजित है, या पूर्णतः केंद्रीय योजना है, या फिर गैर सरकारी योजना है? तो रूसा किस प्रकार की है? ये याद रखिएगा ये केंद्र प्रायोजित ये योजना है रूसा। याद रखिएगा केंद्रीय ये है योजना है, केंद्र सरकार द्वारा ये प्रायोजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान से सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? सभी बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, या 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, या केवल अनुसंधान को बढ़ावा देना, या व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना? तो याद रखिएगा साथियों जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका जो लक्ष्य है 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 1995 में, 2000 में, या 2001 में, या 2005 में? याद रखिएगा सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी ये है 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके अनुरूप जो है 2001 में इसका जो है शुभारंभ हुआ था। NDA की सरकार थी, याद रखिएगा उस वक्त जो थे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने का उद्देश्य क्या था? साक्षरता को बढ़ावा देना, या फिर शिक्षा में लैंगिक समानता लाना, या स्कूल छोड़ने की दर को
कम करना या फिर सभी। तो याद रखिएगा जो सर्व शिक्षा अभियान था उसको लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, साक्षरता दर को बढ़ाना भी था, शिक्षा में लैंगिक समानता भी लाना था, स्कूल छोड़ने की दर जो है उसको कम करना भी था, यानी इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक जो है शिक्षा में समानता को प्रभावित करता है। याद रखिएगा तो आर्थिक समानता, लैंगिक भेदभाव या सामाजिक वर्गीकरण या सभी। तो इसका आंसर क्या है, सभी है। यानी कि जो शिक्षा में जो असमानता होती है वो उसको कौन प्रभावित करता है, आर्थिक असमानता भी प्रभावित करती है। याद रखिएगा लैंगिक भेदभाव भी जो होता है वो भी क्या होता है, शिक्षा में समानता को प्रभावित करता है, यानी कि असमानता लाती है शिक्षा में। और जो सामाजिक परिवेश है, सामाजिक वर्गीकरण होता है वो भी क्या करता है, शिक्षा में समानता को प्रभावित करता है। यानी कि ये सभी जो कारक हैं, चाहे वो सामाजिक कारक हो, आर्थिक कारक हो या लैंगिक भेदभाव हो, ये सभी जो है शिक्षा में समानता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में शिक्षा, समान शिक्षा, या ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है समान शिक्षा, समान शिक्षा का प्रावधान नहीं है, नहीं है भी याद रखिएगा, किस में नहीं है पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान शिक्षा का प्रावधान नहीं है, अनुच्छेद 14 में नहीं है, या 21A में नहीं है, 40 में नहीं है, या 39 में नहीं है। तो साथ ही याद रखिएगा जो अनुच्छेद 40 है इसमें जो है शिक्षा से संबंधित समान प्रावधान की बात नहीं कही गई है, जबकि अनुच्छेद 14 में, 21A में, 21A जो था 45 में ही था पहले, तो 45 के बाद जब 21A आया तो 45 से जो है 21A वाले को हटा करके हटा दिया गया, 45 से हटा दिया गया, और 45 में जो था वो रखा गया जो है अर्ली जो चाइल्ड केयर जो था उसको 45 में रखा गया। तो अगर 45 भी अगर आता है तो वो भी आपका जो है समान शिक्षा के प्रावधान में आ जाएगा, और उसमें से जो है ये हटा दिया गया है, 14 से लेकर के 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क जो शिक्षा थी वो 45 से हटा करके अब बाद में जो है 21A में डाल दिया गया। बाकी 40 में ऐसा है नहीं आपका समान शिक्षा के बारे में। अनुच्छेद 39 में भी जो है समानता की बात कही गई है जो है नीति निर्देशक तत्वों में, तो 40 में ऐसा कुछ नहीं कही गई है बात समान शिक्षा के बारे में। तो इसका आंसर रहेगा आपका अनुच्छेद नंबर 40, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही ये भी याद रखिएगा जो शिक्षा में समानता है आपका टॉपिक है, तो जो शिक्षा में समानता है ये टॉपिक आपका से मेंशन है, तो इसमें शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम भी लागू किए गए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो समानता की बात कही गई है ना, तो यहाँ पर जो है आपकी सर्व शिक्षा अभियान जो है शिक्षा में समानता की बात करता है। और आपका राष्ट्रीय, अभी हमने पढ़ा राष्ट्रीय उच्चतर है ना शिक्षा अभियान, तो ये भी जो है शिक्षा में समानता की बात करता है। और एक अभी जो आया हुआ रिसेंटली NEP 2020 जो है इसकी भी बात हुई है, NEP 2020, इस पर भी आप फोकस कीजिएगा। तो ये भी जो है शिक्षा में समानता को सुनिश्चित करने की बात करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के लिए कौन से कार्यक्रम जो है लागू किए गए हैं, तो उसमें आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आएगी, सर्व शिक्षा अभियान भी आएगा और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भी आएगा। साथ में ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन तो है ही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण से संबंधित है, यानी कि शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन है। तो कौन सी विधि संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण होल लैंग्वेज अप्रोच से संबंधित है, निर्देशित शिक्षण, व्यवहारवादी शिक्षण, निर्माणवादी शिक्षण या व्याख्यान विधि। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा निर्माणवादी शिक्षण, यानी कि कंस्ट्रक्टिव जो होता है वो टीचिंग जो होती है वो क्या होती है, संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण पर संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि वाइगोत्स्की की समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZPD बोलते हैं इसको, को सर्वाधिक उपयोग में लाती है। कौन सी ऐसी विधि है, व्याख्यान विधि है, सहकारी अधिगम है, या फिर अनुकरण विधि है, या फिर आपका स्मरण विधि है। तो कौन सी विधि है जो है आपका ZPD को सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है, समीपस्थ विकास क्षेत्र बोलते हैं इसको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो वो व्याख्यान विधि है, या फिर सहकारी अधिगम विधि है, या अनुकरण विधि है, या स्मरण विधि है। तो ये कौन सी विधि है, तो इस याद रखिएगा ये जो है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि सहकारी जो होती है ये लर्निंग जो होती है कोऑपरेटिव लर्निंग, ये जो क्या करती है वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास क्षेत्र को सर्वाधिक में जो है सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रूनर द्वारा प्रस्तावित खोज परख शिक्षण यानी कि डिस्कवरी लर्निंग की शुरुआत किसने की थी, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो डिस्कवरी लर्निंग किसने बताया था, ब्रूनर ने बताया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रूनर द्वारा जो प्रस्तावित खोज परख शिक्षण यानी कि आपका डिस्कवरी लर्निंग है, इसका मुख्य आधार, मुख्य बेस क्या था, रटकर सीखना था या फिर अनुभवों के माध्यम से सीखना था, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, या फिर शिक्षक प्रधान टीचिंग की थ्रू यानी कि टीचर सेंटर लर्निंग के थ्रू, ये तो होगा नहीं वैसे आपका, है नहीं, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाता है। और पारंपरिक शिक्षण तकनीकें, तो ये भी आपका क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो आपका खाली क्या रहेगा, ए और बी, रटकर भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका क्या, इस तरह से आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुभवों के माध्यम से सीखना यानी कि लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये बात कही थी ब्रूनर ने, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। अनुभवों के माध्यम से सीखना किसने बताया, किसने कहा है ये, तो उसमें आपको ब्रूनर को टिक करना, यानी खोज परख शिक्षण, ये भी ब्रूनर की थ्रू है, डिस्कवरी लर्निंग। ये भी पूछ सकता है कि खोज परख शिक्षण यानी कि डिस्कवरी लर्निंग का मुख्य आधार क्या है, तो अनुभवों के माध्यम से सीखना ही जो है खोज परख शिक्षण का मुख्य आधार है, ठीक है। तो 3 तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मुख्य रूप से आत्मनिर्देशित अधिगम मीन्स क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को प्रोत्साहित करती है, ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो ऐसी कौन सी विधि है जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है, तो बताना है आपको। पहली अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड। दूसरी है समस्या आधारित शिक्षण विधि यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तीसरी है आपकी व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। चौथी है आपकी निर्देशित शिक्षण विधि यानी कि गाइडेड टीचिंग मेथड। तो आपको कौन सी ऐसी विधि है, शिक्षण विधि, जो सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तो याद रखिए, इसमें क्या होता है आपका, जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है उसमें समस्या आधारित शिक्षण होती है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो होती है वो सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि प्रॉब्लम दी जाती है, खुद ही बच्चे क्या करते हैं, उसको जो है जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसके थ्रू जो है वो अपनी समस्याओं को हल करते हैं। कि समस्या आधारित जो शिक्षण है वो किस पर, उससे क्या प्रोत्साहित होते हैं बच्चे, उनमें सेल्फ लर्निंग की जो है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की जो होती है उनका विकास होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग प्रोत्साहित होती है बच्चों में, समस्या आधारित अगर हम शिक्षण उनको दें तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो क्या वो सेल्फ डिसिप्लिन है, स्वानुशासन है, या सक्रिय सहभागिता है, या एक रूप शिक्षण है, या शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। तो ये क्या कह रहा है, प्रभावी शिक्षण आपका नहीं बन पा रहा है, किसके थ्रू नहीं बन पाया, सेल्फ अनुशासन ही नहीं हो सकता है। सेल्फ अनुशासन के थ्रू तो प्रभावी शिक्षण होता है, एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे तो प्रभावी शिक्षण होगा, बिजी रहेंगे बच्चे, है ना, हर एक कुछ। या फिर शिक्षार्थी जो केंद्रित होगा, बिल्कुल जो आपकी टीचिंग है वो तो आपकी लर्नर बेस्ड होनी चाहिए, शिक्षार्थी बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म टीचिंग ये नहीं हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक रूप शिक्षण, यूनिफॉर्म टीचिंग, एक ही तरह का अगर आप टीचिंग करेंगे तो ये क्या होगा, आपके प्रभावी शिक्षण में बाधा उत्पन्न करेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि ब्लूम टैक्सोनॉमी के उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर, कॉग्निटिव डोमेन जिसे हम बोलते हैं, उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर को से संबंधित है, वो कौन सी ऐसी आपको बताना है। उनसे वो है क्या, स्मरण है, या अनुप्रयोग है, या मूल्यांकन है, या समझ है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी शिक्षण प्रविधि है जो क्या करती है, ब्लूम टैक्सोनॉमी की उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर से संबंधित है। तो याद रखिएगा, अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी बताना संभव नहीं है, काफ़ी डिटेल में है ये। तो ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है उससे संबंधित जो संज्ञानात्मक जो स्तर है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है, याद रखिएगा, मूल्यांकन से संबंधित। जो उच्चतम स्तर है वो क्या है, आपका मूल्यांकन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं, आधारित शिक्षण प्रणाली। अगर हम क्या करें, AI के थ्रू हम शिक्षण दें, ठीक है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षकों को हटा करके पूरी तरह से डिजिटल शिक्षा को लागू करना, या व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाना, या केवल ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देना, या पाठ्यक्रम को छोटा करना। तो साथ ही याद रखिएगा, जो AI है वो क्या करता है, व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
निर्माणवाद पर आधारित शिक्षण दृष्टिकोण है, ऐसा कौन सा है जो निर्माणवाद पर आधारित है, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण, या अन्वेक्षण विधि, या रटने की विधि, या शिक्षक केंद्रित विधि, या फिर आपको बताना है निर्देशित शिक्षण विधि। ऐसी कौन सी विधि है जो कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है? तो वह जो विधि है, याद रखिएगा साथियों, वो कौन सी है? अन्वेक्षण विधि होती है। अन्वेक्षण विधि जो होती है वो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि निर्माणवाद पर आधारित होती है। बाकी रटने तो हो नहीं सकता, शिक्षक केंद्रित भी नहीं हो सकता है, और ये गाइडेड टीचिंग मेथड ये भी नहीं हो सकता, ये समस्या समाधान में होता है। ठीक है, तो अन्वेक्षण विधि द्वारा जो होता है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म जो है डेवलपमेंट होता है, ये जो है निर्माणवाद पर आधारित जो है शिक्षण दृष्टिकोण होता है अन्वेक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि मिश्रित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या होता है? यह केवल डिजिटल संसाधनों पर निर्भर होता है, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन जो है विधियों को मिलाया जाता है, यह केवल पारंपरिक शिक्षण का एक रूप है, या फिर इसमें केवल छात्रों को स्व अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, जो इसमें जो है आपका ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करके इसमें जो है टीचिंग कराई जाती है, ब्लेंडेड लर्निंग इसीलिए इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल डिवाइस का शिक्षण प्रविधियों को कैसे प्रभावित, जो डिजिटल डिवाइसेज होती हैं आप जानते हैं जैसे कि, तो वो जो डिजिटल डिवाइसेज होती हैं, डिवाइस होगा जहाँ तक यहाँ पर डिवाइड लिखा हुआ है ना, तो उसको चेक कीजिएगा, शिक्षण प्रविधियों को कैसे प्रभावित करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, उस हिसाब से यहाँ पर या तो डिवाइड होगा या फिर डिवाइस होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करता है, यह केवल ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देता है, और यह प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच के कारण शिक्षा में असमानता पैदा करता है। और चौथा ऑप्शन है शिक्षकों को अधिक स्वतंत्रता देता है, यानी कि डिजिटल डिवाइड नहीं हो, डिजिटल डिवाइस ही होगा यहाँ पर। तो जो डिजिटल डिवाइसेस वगैरह होती हैं, ठीक है, स्मार्ट क्लास या कोई अन्य जो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो वो क्या है डिजिटल डिवाइस हैं, उनका शिक्षण विधियों को कैसे प्रभावित करती हैं? तो ये क्या होती हैं, याद रखिएगा, ये प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच के कारण शिक्षा में असमानता पैदा करता है। ठीक है, क्या करता है ये? प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच, जरूरी नहीं कि हर जगह इंटरनेट हो, है ना, हर जगह क्या कहते हैं इंटरनेट पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसे गांव के जो हैं है ना, वहाँ से नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। तो जो डिजिटल डिवाइसेज होती हैं उनका शिक्षण प्रविधियों को ये कैसे प्रभावित करती हैं? तो ये प्रभावित कैसे करती हैं? तो याद रखिएगा, ये प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच के कारण जो होता है शिक्षा में असमानता पैदा कर सकती हैं। जैसे कि आप अगर प्लेन्स एरिया में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, इंटरनेट है, संसाधन बहुत सारे मिल जाते हैं, है ना, ऑनलाइन होते हैं या डिजिटली जो है क्लास अच्छे से होती है। जबकि आप जो है एरिया में चले जाइए जहाँ नेटवर्क नहीं होता, पहाड़ी इलाकों में चले जाइए, है ना, तो इससे क्या होता है आपका असमानता जो है पैदा करता है। तो इसका आंसर ये होगा, तो शिक्षा में जो होता है असमानता भी पैदा कर सकता है जो डिजिटल डिवाइसेस वगैरह होती हैं। नेक्स्ट है आपका, तो ये थे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQs। तो अगले सेक्शन में हम प्रवेश करते हैं, उससे पहले चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो अगला जो हमारा सेक्शन रहेगा साथियों, वो रहेगा हमारा किससे, वो रहेगा सामान्य अध्ययन से रहेगा। तो सामान्य अध्ययन में हम आज बात करेंगे भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफी से संबंधित जो है चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण MCQ। तो साथियों जो है हम बात करते हैं ज्योग्राफी से संबंधित। पहला क्वेश्चन जो है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यदि इसकी संपूर्ण लंबाई को ध्यान में रखा जाए तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। तो सबसे लंबी कौन सी है आपकी? गंगा है, 25 जो है इसके लगभग जो है किलोमीटर है। वैसे अगर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र भी होगी, बट ये भारत में कह रहा है, तो वैसे भारत में गंगा ही होगी, एक बार आपको चेक कीजिएगा। तो वैसे जो है आपके भारत में जो है गंगा ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। दूसरा ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे, तो इसमें आप बताइएगा कौन सा जो है इसमें ऑप्शन सही है। साथियों आशा करता हूँ आपने आंसर लगा लिया होगा, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा साथियों, ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहना चाहिए, राजस्थान है। राजस्थान से भी होकर बहती है, ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से। उसके बाद मध्य प्रदेश से, बिल्कुल सही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। ये महाराष्ट्र लिखा हुआ है, तो महाराष्ट्र यहाँ पर नहीं होगा इसमें आपका,
उसके बाद आपका जो है तीसरे ऑप्शन में आप देखो बिहार लिखा है, तो यहाँ पे आप कट कर सकते हैं इसको, और यहाँ पंजाब लिखा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो रेखा है कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं याद रखिएगा, तो ये है आपका सबसे पहले आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसको याद भी ऐसे कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो मौ से आपको लगा सकते हैं इसमें, है नहीं, मिजोरम लगा सकते हैं। ठीक है, मित्र मी से आपका मिजोरम हो सकता है, त्री से आपका त्रौ से आपका त्रिपुरा हो जाएगा, है ना। पर गमछा झार पर को आप रहेंगे, पौ से क्या आ जाएगा इसमें, नहीं होगा इसमें, है नहीं। पौ से पश्चिम बंगाल लगा सकते हैं, नहीं। रो से राजस्थान लगा सकते हैं आप इसमें। गमछा गौ से आप लगा सकते हैं, गुजरात लगा सकते हैं। मौ से आप मध्य प्रदेश लगा सकते हैं, है नहीं। झार, है नहीं। गमछा छा से आप लगा सकते हैं क्या, छत्तीसगढ़ लगा सकते हैं। ठीक है, झाड़ यानी कि झारखंड लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है? कोलकाता, चेन्नई, कोच्चिन या विशाखापत्तनम। याद रखिएगा चेन्नई जो बंदरगाह है वो क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जैसलमेर, शिलोंग, लेह या फिर चेरापूंजी। सबसे कम कह रहा है तो सबसे कम क्या है आपका लेह लद्दाख में सबसे कम जो है वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण मुख्य रूप से किन 2 नदियों के द्वारा किया जाता है? गंगा गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल सही, यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा क्या होता है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है बनता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा राज्य पूरी तरह से भारत के गंगीय मैदान यानी कि गैंगेटिक प्लेन में स्थित है? तो सिंपल सा इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, न कि पश्चिम बंगाल और झारखंड, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश का इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे सबसे बड़ा मीठे पानी की झील। बड़ा भी होना चाहिए और मीठे पानी की झील होनी चाहिए। तो मीठे पानी की जो झील है सबसे बड़ी जो है वो क्या है आपकी मीठे पानी की झील है वुलर झील। याद रखिएगा, पुलिकट झील, चिल्का झील और लोकटक झील ये मीठे पानी की नहीं है। लोकटक झील आप कह सकते हैं, बट ये जो है बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी जो है वुलर झील है, याद रखिएगा। तो पुलिकट झील जो है, चिल्का झील ये जो है आपकी खारे पानी की हो गई वैसे भी। तो लोकटक झील एक तरह से आपका मीठे पानी की, ताज़े पानी की झील है। लोकटक झील यदि याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, मणिपुर में है, याद रखिएगा। ये क्या है, मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा। इसमें जो है आपका मणिपुर में स्थित है ये। और इसमें एक चीज़ और है, ये इसमें जो है आपका तैरता हुआ जो द्वीप है लोकटक झील में, सबसे बड़ा जो है आपका तैरता हुआ द्वीप है केबल नामजाओ। याद रखिएगा, केबल नामजाओ इसमें एक द्वीप है जो लोकटक झील में है। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है मणिपुर में, केबल नामजाओ नाम से ही है। तो ये 2-3 चीज़ें आप ये हैं इसमें याद रखिएगा। केबल नामजाओ द्वीप जो है आपका लोकटक झील में है, लोकटक झील आपकी मणिपुर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून हवाओं की बदलाव का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की चारों पृथ्वी की गति, या पृथ्वी की धुरी का झुकाव, या भूमि और जल के तापमान में अंतर, या पर्वतों की ऊंचाई। तो याद रखिए मानसून हवाओं का जो बदलाव का मुख्य कारण है वो क्या है, भूमि और जल के तापमान में अंतर के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है आपका बैरन द्वीप स्थित है? तो अंडमान और निकोबार में, लक्षद्वीप में, केरल में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार में जो है आपका ये आपका बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप स्थित है। ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है आपका भारत का, याद रखिएगा। बैरन द्वीप जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। साथ ही ये भी याद रखिएगा अंडमान और निकोबार के बीच जो होता है, इन दोनों को जो पृथक करता है वो है आपका 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ये अलग करता है। याद रखिएगा 9 डिग्री चैनल भी, जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है। और जबकि 8 डिग्री जो चैनल होता है वो मिनिकॉय और मालदीव को जो होता है अलग करता है। तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच है। और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं ठंडी धाराएं नहीं हैं? पूछ रहा है, ठीक है। कौन सी नहीं है? किनारी धारा,
ओया शियो धारा, गल्फ स्ट्रीम या हम्बोल्ट धारा। तो याद रखिएगा जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म धाराएं होती हैं, बाकी सभी क्या हैं, ठंडी धाराएं हैं। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर, मुख्य रूप से किस महासागर के चारों ओर स्थित है। तो ये अटलांटिक महासागर में है या फिर प्रशांत महासागर में है, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। याद रखिएगा ये जो है रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश की तट के पास यह स्थित है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पामीर का पठार को किस नाम से भी जाना जाता है। एशिया की छत, यूरोप की छत, अफ्रीका की छत या दक्षिण अमेरिका की छत। तो याद रखिएगा जो पामीर का जो पठार है उसको हम बोलते हैं क्या, एशिया की छत बोलते हैं पामीर के पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में स्थित है। सहारा जो रेगिस्तान है वो किस तरह की जलवायु क्षेत्र में स्थित है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, शीतोष्ण महासागरीय जलवायु या अर्ध शुष्क जलवायु या शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो है आपका सहारा रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट है रोरिंग फोर्टिस क्या है। भूमध्य रेखीय धाराएं हैं या ध्रुवीय पवन हैं या फिर ये पश्चिम पवन पट्टी हैं, वेस्टर्न विंड्स बोलते हैं जिन्हें, या फिर ये व्यापारिक पवन हैं। तो याद रखिएगा रोरिंग फोर्टिस जो हैं ये क्या है, आपकी पश्चिम पवन पट्टी हैं, इनको हम बोलते हैं रोरिंग फोर्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अमेजन वर्षावन मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा जो अमेजन वर्षावन है वो कहाँ स्थित हैं, दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला, हिमालय, रॉकी पर्वत या अल्पस पर्वत। तो याद रखिएगा जो एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सबसे बड़ी जो है श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप या फिर यूरोप या अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC की स्थापना कब हुई थी। 1993 में, 2000 में या फिर 1985 में या 1976 में। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो हुई थी 1993 में हुई थी। अगर एग्जैक्ट डेट याद रखेंगे तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना में थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। याद रखिएगा जो मानवाधिकार दिवस होता है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा निकाय मुख्य रूप से उत्तरदायी है। संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति या नीति आयोग। याद रखिएगा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अधिकारों की रक्षा के लिए गठित संवैधानिक निकाय कौन सा है, आपको बताना है कौन सा संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC या केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर केंद्रीय सूचना आयोग। तो इसके लिए आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार यानी कि RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। 2000 में, 2002 में, 2005 में या फिर 2008 में। तो याद रखिएगा 2005 में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा गठित जो है संगठन कौन सा है। राष्ट्रीय महिला आयोग है या केंद्रीय सतर्कता आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग जो है NCW जो है ये जो है महिलाओं के लिए अधिकारों की रक्षा के लिए गठित किया गया है। कब गठित किया गया था ये भी याद रखिएगा 1992 में गठित किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग। और इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं श्रीमती विजया रहाटकर हैं, ये याद रखिएगा विजया रहाटकर हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था या संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। याद रखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का गठन किस वर्ष हुआ था? 1993 में हुआ था, या 2001 में हुआ था, या 2005 में, या फिर 2007 में हुआ था? तो याद रखिएगा जो NCPCR का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2005 को। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय कार्य करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या केंद्रीय सतर्कता आयोग? तो इसके लिए जो है आपका अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ये जो है निकाय कार्य करता है। साथियों ये भी याद रखिएगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 14 के अंतर्गत, 19, 21 या 32? तो याद रखिएगा ये जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, या फिर आपका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013? तो याद रखिएगा उपभोक्ताओं की जो है अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है भी लागू है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित जो है आपके टॉपिक जो है मेंशन किए गए हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये कुछ इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, पेरिस में है, या फिर लंदन में है? तो याद रखिएगा इसका जो कार्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का उद्देश्य क्या है? ILO का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? विश्व शांति को बनाए रखना, स्थापित करना, या शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, या वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना? तो यूनेस्को का जो मुख्य कार्य होता है वो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों का समाधान करना, या मानवता के खिलाफ अपराधों की सुनवाई करना, या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर नियंत्रण, या आर्थिक नीतियों का निर्माण? तो जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC है तो इसका जो मुख्य आपका उद्देश्य बताना है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवता के खिलाफ अपराधों की सुनवाई करना। ऑप्शन नंबर B याद रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का कार्य क्या है? युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति बनाए रखना, शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना, जलवायु परिवर्तन से निपटारा, या गरीबी उन्मूलन? तो याद रखिएगा जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त है इसका जो मुख्य जो कार्य होता है वो शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है एशियाई मानवाधिकार आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, या फिर आपका दक्षिण अमेरिका में? एशियाई है तो ऑब्वियसली है तो एशिया में ही काम करेगा, याद रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल किस क्षेत्र में कार्य जो है इसका प्रमुख संगठन है? एमनेस्टी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल, या मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित है, या परमाणु हथियार निषेध से संबंधित है, या फिर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित ये है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा। याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो लंदन, ब्रिटेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000 में हुई थी, 1995 में हुई थी, 2010 में, या 15 में? तो याद रखिएगा 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिसेफ किसका जो है मुख्य रूप से समर्थन करता है? तो यूनिसेफ जो है किसका समर्थन करता है? याद रखिएगा बाल अधिकार और कल्याण, इससे संबंधित है यूनिसेफ। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 95 में, 48 में, या फिर 1951 में, या फिर 1960 में? तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी। और साथ ही याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका जो कार्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। साथ ही कुछ अन्य जो है संगठन हैं और उनके जो हैं
संगठन जो है कहाँ स्थित हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र जो है इसका जो है ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में इसका जो है मुख्यालय है। विश्व बैंक जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो याद रखिएगा कौन है विश्व बैंक के अध्यक्ष। तो साथ ही याद रखिएगा जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं। 2023 में जो थे विश्व बैंक के अध्यक्ष बने थे 2023 में अजय बंगा, ये भारतीय मूल के जो हैं ये हैं 2028 तक इनका जो है कार्यकाल रहेगा। ये विश्व बैंक के जो है अध्यक्ष हैं अजय बंगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये आपको बता दें जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका है मुख्यालय। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका जो कार्यालय है वो भी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका भी जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य और कृषि संगठन FAO, इसका कार्यालय जो है रोम जो है इटली में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, याद रखिए फुल फॉर्म में पूछता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका जो है फ्रांस पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसका जो कार्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका भी। ओपेक जो है इसका वियना में है, वियना की राजधानी की है ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये ओपेक का जो कार्यालय है वियना में है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल अभी आपको मैंने बताया लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि ICC, इसका जो कार्यालय है वो याद रखिएगा वो कहाँ है आपका हेग नीदरलैंड में है। इंटरपोल का जो है लियोन फ्रांस में है। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, ये मनीला फिलीपींस में इम्पोर्टेंट है एशियाई विकास बैंक। यूरोपीय संघ का जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है लुसानी स्विट्जरलैंड में है। बिम्स्टेक जो है ढाका में है, इनका जो कार्यालय ये है संगठन बिम्स्टेक संगठन है। तो इसका जो है वो कहाँ है, बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट जो है सार्क देशों का जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका, काठमांडू में है, नेपाल में, याद रखिएगा। तो साथ ही ये थी आपकी जनरल अवेयरनेस से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट MCQ और कुछ जो है आपके संगठन और उनकी जो है मुख्यालय कहाँ हैं। आपको कैसी लग रही है वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथ ही उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से संबंधित पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, गोमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में या विष्णुप्रयाग में, याद रखिएगा देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का क्या होता है, संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचप्रयाग में कौन सा पहला जो है प्रयाग है, पहला संगम किस स्थल पर है पंचप्रयागों में, विष्णुप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में या नंदप्रयाग में। तो याद रखिएगा पंचप्रयाग में जो है सबसे पहला जो संगम स्थल है वो होता है आपका विष्णुप्रयाग में, याद रखिएगा विष्णुप्रयाग में होता है। साथ ही भी याद रखिएगा जो विष्णुप्रयाग है, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वो धौलीगंगा से होता है। जबकि रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का अलकनंदा से संगम होता है। देवप्रयाग में बात करें तो अलकनंदा का भागीरथी के साथ संगम होता है और यहीं से जो है भागीरथी नदी फिर गंगा नदी कहलाती है। और नंदप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वो मंदाकिनी नदी से होता है। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गोमुख, सतोपंथ, यमुनोत्री या नंदाकिनी। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है आपका, यमुनोत्री में है। नेक्स्ट है, सरयू नदी किस जिले में बहती है, चमोली में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या टिहरी में। तो याद रखिएगा जो सरयू नदी है वो बहती है आपकी पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में जो अन्य नदियां हैं काली है, गोरी है, ये भी याद रखिए, काली और गोरी नदियों में जो है आपका एक मेला भी लगता है। तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा मेला लगता है। रामगंगा नदी भी जो है आपका पिथौरागढ़ में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की झीलों से संबंधित है क्वेश्चंस। नैनी झील किस नगर में स्थित है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नैनी झील जो है आपका नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी झील जो है कंकाल झील के नाम से जानी जाती है, भीमताल, नकुचल ताल, रूपकुंड या देवरिया ताल। तो याद रखिएगा रूपकुंड जो है आपकी कंकाल झील के नाम से जानी जाती है। रहस्यमयी झील भी मानी इसको नाम से हम जानते हैं और ये चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 ताल झीलों का समूह किस जिले में स्थित है,
पिथौरागढ़ में, टिहरी में, नैनीताल में, चमोली में। तो याद रखिएगा जो आपका सातताल झील है वो कहाँ है, आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की कौन सी झील सबसे अधिक गहराई वाली है? भीमताल है, नैनीताल है, नौकुचिया ताल है या रूपकुंड है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड की सबसे जो गहरी जो झील है वो है आपकी नौकुचिया ताल। साथियों साथ में ये भी याद रखिएगा लगभग 40 से 41 जो है मीटर गहराई की ये ताल है, झील है आपकी नौकुचिया ताल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कोसी झरना, केम्प्टी फॉल, टाइगर फॉल या फिर श्रवण फॉल? तो इसका आंसर याद रखिएगा टाइगर फॉल सबसे ऊंचा झरना है। केम्प्टी जलप्रपात कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, नैनीताल में, देहरादून में या मसूरी में? तो केम्प्टी जलप्रपात जो है आपका मसूरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतोपन झील किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? गंगा का, अलकनंदा का, मंदाकिनी का या नंदाकिनी का? तो शतोपन झील जो है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमकुंड साहब किस जिले में स्थित है? तो उत्तरकाशी में है, चमोली में है, टिहरी में है या रुद्रप्रयाग में है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका चमोली जिले में स्थित है हेमकुंड साहब। सिखों का यह पवित्र तीर्थ स्थल है, ये भी ध्यान रखिएगा, और लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पर यह स्थित है। यहाँ गुरुद्वारा भी है, याद रखिएगा, जो कि 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी को ये समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकुंड झील के किनारे कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? नंदा देवी पर्वत श्रृंखला, त्रिशूल पर्वत, पंचाचूली पर्वत या हिमालय पर्वत? तो याद रखिएगा रूपकुंड झील के किनारे जो है त्रिशूल पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है, दूधातोली कुंड जो है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? नैनीताल में, चमोली में, पौड़ी गढ़वाल में या पिथौरागढ़ में? तो दूधातोली जो कुंड है वो आपका है पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवरिया ताल किन पर्वतों के समीप स्थित है? केदारनाथ और चौखंबा, त्रिशूल और पंचाचूली, हिमाद्री और शिवालिक या कैलाश और नंदा देवी? तो याद रखिएगा देवरिया ताल जो है आपका यह केदारनाथ और चौखंबा पर्वतों के समीप स्थित है। साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार ने किस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की घोषणा की गई थी? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत, उत्तराखंड युवा उद्यमिता योजना के तहत या देवभूमि रोजगार योजना के तहत या हिमालयन स्टार्टअप योजना के तहत? तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो है ये क्या था कि राज्य के जो युवा हैं उनको स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में उत्तराखंड सरकार ने किस योजना के तहत राज्य में सौर उत्पादन को बढ़ावा देने की घोषणा की थी? सूर्य उत्तराखंड योजना, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना या देवभूमि सौर ऊर्जा मिशन? तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना के तहत जो है राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में उत्तराखंड सरकार ने किस योजना के तहत महिला उद्यमी राज्य में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की घोषणा की? महिला शक्ति योजना के तहत, देवभूमि महिला उद्यमिता योजना के तहत या मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत या उत्तराखंड महिला विकास योजना के तहत? तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत जो है उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जो महिला उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित करने की घोषणा की। साथियों अगर बात करें 38वीं राष्ट्रीय खेलों की, तो 38वीं राष्ट्रीय खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 38वें जो राष्ट्रीय खेल थे वो उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक। इसमें 28 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। याद रखिएगा इसका जो शुभंकर है वो मौली है। राष्ट्रीय खेल जो 38वें थे उनका शुभंकर मौली है, जो कि उत्तराखंड के मोलाल जो पक्षी है राज्य पक्षी उससे प्रेरित है। टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। याद रखिएगा संकल्प से शिखर तक जो है इसकी टैगलाइन है। साथियों अगर हम बात करें उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उसकी जो मसाल थी, तो उस मसाल को क्या नाम दिया गया था? तो याद रखिएगा उस मसाल को नाम दिया गया था तेजस्विनी। याद रखिएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो मसाल थी आधिकारिक मसाल उसको नाम दिया गया था तेजस्विनी। अगर हम पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में सबसे जो था पहले स्थान पर था 121 जो थे इसे टोटल मेडल लिए।
जिसमें अगर हम बात करें स्वर्ण पदक की तो 68 जो थे इसकी स्वर्ण पदक थे, और रजत पदक की बात करें तो 26 रजत पदक थे, और कांस्य पदक थे 27। दूसरे नंबर पर आया महाराष्ट्र, जिसने 201 पदक लिए। पदकों के हिसाब से महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पर था, बट स्वर्ण में इसके कम थे, 54 जो थे स्वर्ण पदक थे, 71 रजत पदक थे, और 76 इसने क्या किए, कांस्य पदक प्राप्त किए। तीसरे नंबर पर हरियाणा था, जिसने टोटल 153 जो है मेडल प्राप्त की, जिसमें 48 जो थे आपके थे गोल्ड मेडल, और रजत जो थे आपके सिल्वर मेडल थे 47, और जो ब्रॉन्ज मेडल थे कांस्य पदक वो थे 58। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड जो था पूरे 7वें नंबर पर आया, जिसमें 103 इसके टोटल पदक थे, जिसमें 24 स्वर्ण पदक थे, 35 जो थे आपके रजत पदक थे, और 44 जो थे आपके कांस्य पदक थे। तो ये थे आपके 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आपको कैसी लग रही है वीडियो ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो MCQs होंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। साथियों, पहला क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड। कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, आपको बताना है। अधोगति, उच्चारण, दिग्गज या मनवंतर। तो यहाँ पर मनवंतर जो है आपका स्वर संधि का उदाहरण है। बाकी जो अधोगति है, दिग्गज है और उच्चारण है, ये क्या आपके विसर्ग व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो मनवंतर जो है मनुधन अंतर, यानी कि दोनों स्वर हैं इसमें, तो इसलिए स्वर संधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल का जो सही संधि विच्छेद होगा साथियों याद रखिएगा, वो होगा आपका निधन चल। निम्नलिखित में से इसमें से कौन जो है विसर्ग संधि आपको बताना है। उज्ज्वल, राजेंद्र, निश्चल या दुर्गम। आपको बताना है इसमें से कौन सी विसर्ग संधि होगी। तो जो विसर्ग संधि होगी वो कौन सी होगी, निश्चल होगी, जिसमें आपका देखो आया है निधन चल, इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है सप्तर्षि। यह सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइएगा। तो सबसे पहले है आपका सप्तर्धन ऋषि या सप्तधन ऋषि, तीसरा है सप्तधन ऋषि या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा साथियों याद रखिएगा, तीसरा वाला रहेगा सप्तधन ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन में कौन सी संधि है। यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं। तो याद रखिए यहाँ पर कौन सी संधि है आपका तपोवन, बताइएगा। तो यहाँ पर भी क्या रहेगी आपकी विसर्ग संधि रहेगी, किसमें, तपोवन में। तपह धन वन यानी कि तपोवन विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए आप। व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या वृद्धि संधि, बताइएगा। स्वागत में कौन सी संधि है। तो याद रखिएगा स्वागत में जो संधि होगी वो होगी आपकी यण संधि होगी। स्वागत में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इसके संधि विच्छेद की, तो स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा शूधन आगत होगा। जब किसी भी यण संधि में क्या होता है, जब ई उ या री के साथ अगर कोई अन्य स्वर आए तो यहाँ पर आपका जो ई है उसका यो बन जाता है, उ का आपका वो बन जाता है, और री का आपका रो बन जाता है। तो यहाँ पर उस हिसाब से आपका स्वागत में जो है यण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि या कोई नहीं। तो दिगंबर में आपकी व्यंजन संधि ही, याद रखिएगा। दिक धन अंबर, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी आपकी व्यंजन संधि होगी। निम्नलिखित में से आपको बताना है स्वर संधि कौन सी है। अतएव, तपोगुण या रजनीश या सदाचार। तो रजनीश में आपकी स्वर संधि है, याद रखिएगा। रजनी धन ईश यानी कि रजनीश, इसलिए यहाँ पर क्या होगी आपकी स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद कीजिएगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा है प्रतिधन उपकार होगा, प्रत्युपकार, यानी कि यहाँ पर यण संधि है। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा गय धन अक, गायक का जो होगा सही संधि विच्छेद होगा, और इसमें जो संधि होगी वो अयादि संधि होगी। नेक्स्ट है अभिषेक का सही संधि विच्छेद कीजिएगा। अभिधन शेख, इसका जो है सही संधि विच्छेद होगा, और यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यद्यपि, यदि धन अपि, इसका जो होगा सही संधि विच्छेद होगा यद्यपि, यानी कि यहाँ पर आपका आ गया यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पवधन इत्र, पवह धन इत्र या पोधन इत्र या पौधन इत्र। तो पौधन इत्र होता है, याद रखिएगा, औ की मात्रा है। यहाँ पर अयादि संधि है। मनयुग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही संधि विच्छेद क्या होगा इसका, मनः धन योग, विसर्ग संधि है।
प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है प्रतिधन एक या प्रतिधन एक या प्रतिधन अग या प्रतिधन एक। तो बताना है आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो यहाँ पर रहेगा आपका प्रतिधन एक, प्रत्येक यण संधि है, यहाँ पर भी याद रखिएगा प्रतिधन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वाक्य शुद्धि से संबंधित। आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको चयन करना है। पहला है आपका भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं या भारत में अनेकों जातियाँ हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा साथियों भारत में अनेक जातियाँ हैं, याद रखिएगा यह शुद्ध रूप है, भारत में अनेक जातियाँ हैं। नेक्स्ट है आपको बताना है वाक्य शुद्ध बताना अगेन। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, या उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, या उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। हाँ उसे होगा, याद रखिएगा उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो यहाँ पर रहेगा यही आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आपको फिर अगेन वाक्य शुद्धि बताना है। फल बच्ची को काट कर खिलाओ, दूसरा है बच्ची को काट कर फल खिलाओ। उसके बाद है नेक्स्ट बच्ची को फल काट कर खिलाओ या काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो सिंपल सा है बच्ची को फल जो है काट कर खिलाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है आपको जो वाक्य दे रखे हैं उसमें त्रुटियां पहचाननी है। पहला है जो नारी अपने कामकाज को, ये ऑप्शन है, अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए, या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आपको बताना है कहाँ पर त्रुटि है। तो याद रखिए यहाँ महत्वाकांक्षी नहीं जाएगा, यहाँ महत्वपूर्ण आएगा, ठीक है। तो जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वपूर्ण मानती है, तो यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन में जो है यहाँ पर त्रुटि है। दूसरा है उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार हैं, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर भी रहेगा आत्मीय नहीं होगा, यहाँ पर आत्मीय शब्द जो है गलत है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, रिश्तेदार होगा केवल, आत्मीय नहीं होगा। साथियों नेक्स्ट है आपके पर्यायवाची शब्द। अमी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है विष, सुधा, मधुप या आम्र। अमी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका सुधा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती या स्वर्णमयी। तो पृथ्वी का जो होगा आपका रत्नगर्भा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? सहचर, अरि, मनुज या सखा। तो अरि इसका जो है पर्यायवाची शब्द होगा। खर का पर्यायवाची क्या होगा? रावण, कुंठित, गधा या मूर्ख। तो इसका पर्यायवाची होगा गधा। खर मीन्स होता है गधा। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निसिम्ह, भगवान, शेषनाग या बंधन। तो निसिम्ह में जो होगा इसका पर्यायवाची शब्द होगा। आपका नेक्स्ट है अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द होता है पवन। नेक्स्ट है अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरब निवासी, कमल, अरबी या भ्रमर। तो अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो कमल होगा। मर्गेंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मर्गेंद का श्रादुल, अहि, हिरण या कुरंग। तो इसका श्रादुल होता है मर्गेंद का। जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? श्रृंगार, जानने वाली, सुरसरी या जहन्नुम। सुरसरी इसका जो है पर्यायवाची होगा जानवी का। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दर्प का तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। तो जो दर्प का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? अहंकार। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सेना का जो पर्यायवाची शब्द होगा अनीक, सैनिक, अरि या अतनु। तो सेना का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है अनीक। साथियों नेक्स्ट है उपसर्ग का उपयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या कोई नहीं। तो शब्द के आरंभ में जो होता है आपका उपसर्ग का प्रयोग होता है। जो धातु या शब्द जो है अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम प्रत्यय बोलते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्र, तो या प्रख या आ। तो याद रखिएगा प्र जो है आपका उपसर्ग है। प्रत्युन्मति में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युन्मति में आपका जो है प्रति जो है उपसर्ग है। गमन शब्द को विपरार्थी बनाने के लिए, विपरीत बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप का यूज करेंगे या आ का या प्रति का या अनु का। तो अगर आपको गमन को विपरीत बनाना है तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? आ, यानी कि आगमन, गमन, आगमन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, एक नी, शित या इत। तो याद रखिएगा जो निर्वासित में जो है इत जो है प्रत्यय है। लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक में भी आपका अक लगा हुआ है, लेखक अक प्रत्यय लगा हुआ है। अनुज शब्द है उसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप कौन सा प्रत्यय प्रयोग करेंगे, अनुज है उसको आपको स्त्रीवाचक बनाना है तो कौन सा प्रयोग करेंगे, इक, ई, आ या ई। तो कौन सा प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा आ हम इसमें यूज़ करेंगे तो यह स्त्रीवाचक बन जाएगा। साथियों नेक्स्ट है आपका वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन। आपको शुद्ध वर्तनी इसमें पहचाननी है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाएगा, तो याद रखिएगा जो प्रतिष्ठा है वो आपको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी में आपको मृत्युंजय बताना है, तो मृत्युंजय कैसे लिखा जाता है, तो याद रखिएगा मृत्युंजय इस तरह से लिखा जाता है, म आधा तो यो और बिंदक से लिखे जय, मृत्युंजय ऐसे लिखा जाएगा। आप देखिएगा इसको। शुद्ध वर्तनी का फिर आपको चयन करना है। अस्पर्शता, अस्पर्शता को हम कैसे लिखेंगे, तो याद रखिएगा इस तरह से लिखेंगे, आधा सौ लिखेंगे और संयम वाला 100 भी लिखेंगे बट आधा लिखेंगे उसको, अस्पर्शता ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी में शताब्दी को हम कैसे लिखेंगे, तो शताब्दी को हम ऐसे लिखेंगे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और त्रिदोष, त्रिदोष को हम कैसे लिखेंगे, तो याद रखिएगा इसमें हम त्रिदोष को इस तरह से लिखेंगे। तो याद रखिएगा शुद्ध वर्तनी में प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाता है, मृत्युंजय, अस्पर्शता, शताब्दी और त्रिदोष कैसे लिखा जाता है। साथियों कुछ मुहावरे देख लेते हैं। आसमान पर चढ़ने का क्या अर्थ है, अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आसमान पर चढ़ना का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। आँख की किरकिरी होने का मीन्स होता है अप्रिय लगना। लाल पीला होने का अर्थ क्या है, मुद्राएं बनाना, तेवर बदलना, क्रोध करना या रंग बदलना। तो इसका मतलब होता है क्रोध करना, लाल पीला होना का मतलब। सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या होता है, वीरता का प्रदर्शन करना या पराजय स्वीकार कर लेना या मरने के लिए तैयार होना या अहम का विसर्जन करना। तो सिर हथेली पर रखने का मतलब होता है मरने के लिए तैयार होना। अंतर की पट खोलने का अर्थ क्या होता है, अंतर की पट खोलने का अर्थ होता है विवेक से काम लेना। याद रखिएगा अंतर की पट खोलने का अर्थ होता है विवेक से काम लेना। नेक्स्ट है अंगूठी का नग होना, बहुत सुंदर होना, छिपा हुआ होना या बहुत प्रिय होना या अनुरूप जोड़ा होना। तो इसका मीनिंग होता है, आपको याद रखना चाहिए, अंगूठी का नग होना मीन्स होता है अनुरूप जोड़ा होना। नेक्स्ट है आपका काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या है, काम न करना, काम समाप्त करना या काम पूरा न करना या काम न जानना। तो इसका मीन्स होता है काम काज में कोरा होने का मीन्स होता है काम न जानना। जुबान पर लगाम न होना, इसका अर्थ क्या है, तो जुबान पर लगाम न होना मीन्स होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। टस से मस्त होने का क्या अर्थ है, टस से मस्त होने का मीन्स होता है अनुमय विनय से न पसीजना। इसका मीन्स होता है अनुनय विनय से न पसीजना, टस से मस्त होने का अर्थ होता है। तो हिंदी के सामान्य अध्ययन से आज इतने ही क्वेश्चन लेते हैं। आपको कैसी लग रही है वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम सेक्शन है हमारा रीजनिंग हम पढ़ेंगे। लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, तो बनते हैं आगे, वीडियो में बने रहेगा अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया जाता है फिर 25% जो है घटा दिया जाता है, पहले बढ़ा रहे हैं और फिर क्या करें घटा रहे हैं, तो अंतिम संख्या प्रारंभिक संख्या का कितना प्रतिशत होगी। तो हम मानेंगे संख्या सपोज क्या है x है, हम क्या कर रहे हैं 25% बढ़ा रहे हैं, तो 25% किसका x का कितना हो जाएगा 25/100 और x यानी कि 25x/100 हो जाएगा। और संख्या क्या है x, तो टोटल संख्या कितनी जाएगी 100x + 25x कितनी हो जाएगी आपकी 125x/100 हो गई। कहने का मतलब है इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25x हो गई आपकी, अगर हम 25% बढ़ाते हैं तो उसके बाद। अब क्या कर रहे हैं फिर उसमें हम क्या कर रहे हैं 20% घटा दे रहे हैं, तो घटाने के बाद क्या होगा, किसका हम 20% निकालेंगे 1.25 का निकालेंगे, तो कितना प्रतिशत 20% निकालेंगे, किसका हम 20% का मतलब हुआ 20/100, किसका निकालेंगे 1.25 का निकालेंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1.25 25x का निकालेंगे, तो 20×5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 11 12 25, तो इतना आ जाएगा आपका ये 0.25।
कितना है आपका इसमें 1.25 है, तो इसमें क्या करेंगे 1.25x हम क्या कर रहे हैं उसमें हम 20% घटा रहे हैं। 20% का मतलब हुआ 0.25 हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, ठीक है। तो अब कितनी हो जाएगी इसको हम करेंगे तो 1.25 में से अगर हम 0.25 घटा दें तो कितना बन जाएगा 1 बच जाएगा केवल, यानी कि 100%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100% इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि जो अंतिम संख्या होगी प्रारंभिक संख्या का कितना प्रतिशत होगी 100% होगी। अगर इसी क्वेश्चन को आप करना चाहें पहले 20% बढ़ा दो और उसके बाद 25% घटा दो तो क्या होगा अंतिम प्रतिशत जो होगा प्रारंभिक संख्या जो है कितनी प्रतिशत होगी अंतिम संख्या का। तो क्या कर रहे हैं 20% बढ़ा रहे हैं। 20% का मतलब हुआ 20x/100। किस में बढ़ा रहे हैं किसी संख्या को हमने मान लिया x, तो x प्लस 20x/100। तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 100x प्लस 20x कितना हो गया 120x/100 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.2x आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं इस वाली संख्या में 25% घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं कितना 25%। 25% का मतलब कितना हुआ 25/100। किस में घटा रहे हैं 1.2x में घटा रहे हैं। तो ऑफ 1.2x तो 25 चक्कू 100 4 3 12 0.3x। तो 1.2x में से अगर हम क्या करें 0.3x को हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा ये 0.9x। अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे 0.9x को कितना जाएगा 90% आ जाएगा। तो अगर यही क्वेश्चन पहले 20% बढ़ाओगे और उसके बाद 25% घटाओगे तो अंतिम संख्या जो है प्रारंभिक संख्या कितना प्रतिशत रहेगी 90% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की कीमत हम क्या करें 40% की छूट दे दें और उस पर हम 10% की और अतिरिक्त छूट दे दें। आगे कह रहा है कि यदि वस्तु की मूल्य की जो कीमत है वो अगर 5000 है तो अंतिम बिक्री मूल्य आपको बताना है। वस्तु की कीमत पर 40% छूट दे रहे हैं, उसके बाद कंजीरो 10% की एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं। यदि वस्तु की मूल्य की जो कीमत है 5000 है तो वह कितने में बेची जाएगी। तो किस तरह से निकालना है इसको देखिएगा। पहली छूट कितनी है आपकी 40% है, तो 40% निकाल लेंगे। तो 40% किसका निकालेंगे किस पर हो रही है 5000 पर हो रही है। तो 40% और 5000 कितना हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। 40/100 करेंगे तो 100 आपका ये काट देगा। तो 500 × 4 कितना हो जाएगा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2000 हो गया। मूल आपकी कीमत कितनी है 5000। तो छूट अगर 40% मिल जाए 40% की छूट है यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी कीमत उसकी 3000 हो जाएगी। अब दूसरी छूट कितनी है हमको देखना है। दूसरी छूट क्या है 10% की है, तो 10% हम निकाल लेंगे अगेन वहाँ पर हम, ठीक है। इस पर उसी पर हम निकालेंगे कितनी छूट है आपकी 10% की छूट है किस पर है अब 3000 पर है। तो 10% निकालेंगे 3000 का कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। 3000 माइनस कर देंगे 2700, यानी कि अंतिम विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 2700 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं है आपकी पहली छूट की कीमत और उसके बाद जितनी कीमत आती है पहली छूट के बाद उसमें दूसरी छूट अतिरिक्त छूट कितनी मिल रही है आपकी 10%। तो आप नए वाले में नहीं निकालेंगे, जो पहली छूट में जितना आपका अमाउंट बनी हुई है पहली छूट के बाद उसी पर आप अपना क्या करेंगे दूसरी अतिरिक्त छूट लगाएंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात समानुपात से। ए अनुपात बी इक्वल टू है 5:8 है और बी अनुपात सी है आपका 6:7 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ये आपको निकालना है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे ए अनुपात बी कितना है आपका 5:8 है और बी के नीचे बी लिखेंगे बी अनुपात सी कितना है आपका 6 अनुपात क्या है आपका 7 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम देखिए 5 को 6 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, उसके बाद 6 को हम क्या करेंगे 8 से गुणा कर देंगे और 8 को फिर क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे, ये ट्रिक है। तो 6 5 जा कितना हो गया आपका 30 हो गया और 8 6 जा कितना हो गया 48 हो गया, 8 7 जा कितना हो गया 56 हो गया। इसको हम आगे सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 से कट कर देंगे तो 15 दूनी 30 होता है और 24 दूनी 48 होता है और 27 दूनी क्या होता है 56 होता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना जाएगा आपका 15:24:27। तो ये आंसर रहेगा इसका। सॉरी इसका 27 नहीं 28 करेंगे, ठीक है। 28 दूनी 56 होता है, ये आपका हो जाएगा। और 8 6 48 है, 48 का आधा कर देंगे 24 हो जाएगा और 6 5 30, 30 का आधा कर देंगे तो 15। तो 15:24:28 आएगा, ठीक है। याद रखिएगा 27 नहीं 28 2 जा 56 होता है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 45 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 50 है तो पांचवी संख्या क्या होगी। तो जो 5 संख्याओं का औसत है वो कितना है आपका 45 है। तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, क्या करेंगे हम 45 को क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 225 आ जाएगा। यानी कि 5 संख्याओं का कुल योग कितना है आपका 225 है। तो इसी तरह से जो 4 संख्या उनका योग कितना होगा, तो 4 संख्याओं को हम 4 जो संख्या हैं उनको क्या करेंगे 50 से गुणा कर देंगे 200 हो जाएगा। तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना है 225 और 4 संख्याओं का कुल योग कितना है 200। इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। यानी कि जो आपकी पाँचवीं संख्या होगी वो क्या होगी 25 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर है और वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि उसे 300 मीटर लंबे पुल को पार करना है तो कितना सेकंड लगेंगे, उसको कितना समय लगेगा सेकंड में निकालना है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़ देंगे। ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी 200 मीटर है और पुल की लंबाई है 300, यानी कि कुछ कितना हो गया आपका 500 मीटर इसकी पूरी लंबाई होगी। अब आपका यहाँ पर दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यहाँ मीटर दे रखा है और यहाँ सेकंड में निकालना है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को हम क्या करेंगे 72 को हम क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आपको मीटर पर सेकंड में निकालना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना हो तो 18/5 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। और कुल दूरी कितनी है आपकी 500 है। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टी चाल। दूरी कितनी है आपकी 500 है और आपकी ये आपका चाल कितनी आई है 20 मीटर प्रति सेकंड आई है। तो उसको क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा आपका 25 आपका ये सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माध्यिका से संबंधित बहुलक से संबंधित। संख्या है आपकी 5, 8, 12, 14, 18, 20, 25। तो इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन की माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ इन संख्याओं को करेंगे हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अगर बढ़ते क्रम में नहीं लिखा है तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी पहले से ही। तो हम क्या करेंगे इसका मीडियम यानी कि माध्यिका निकालेंगे। तो कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि ऑड संख्या हैं। तो ऑड संख्या निकालना में ईजी होता है। आप यहाँ से देखिएगा 1, 2, 3 संख्याएँ हैं, यहाँ से भी 3 यानी कि बीच में क्या आ रहा है आपका 14 आ रहा है। तो 14 ही क्या हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी। और ये तब करना है जब संख्याएँ क्या हों आपकी ऑड में हों, ऑड नंबर में हों। अगर मान लें हमारे पास ऑड संख्या यानी कि इवन संख्याएं हैं, अगर सपोज 25 ना हो तो कितनी संख्याएं होती आपकी 6 संख्याएं होती। 2 यहाँ से काट दीजिए, 2 यहाँ से काट दीजिए, बीच की आपकी 12 और 14। तो इसका आप निकालेंगे 12 + 14/2 कर देंगे तो कितना जाएगा ये 26/2 यानी कि 13। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी में 5:30 बजे हैं तो मिनट और जो सुई है घंटे की उनके बीच कोण क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर 2 ट्रिक हैं। तो पहली ट्रिक है आपकी यहाँ पर 60h - 11m/2 इनकी 60h मीन्स हो गया आपका घंटा, इनकी 5 बजा हुआ है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -11m 30 हुआ है तो 30 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा आपका 60 और 5 कितना का 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -330 अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आएगा 30/2 कितना जाएगा 15 डिग्री। यानी कि आपका उत्तर क्या रहेगा 15 डिग्री का कोण रहेगा घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण, जब घड़ी में कितना बजा होगा 5:30 बजा होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15%, 30% वाले 2 मिश्रणों को मिलाकर के क्या बनाया गया 25% का मिश्रण बनाया गया है। तो अनुपात क्या होगा। तो उच्च प्रतिशत कितना है 30, निम्न कितना है 15, उन दोनों को मिला के औसत कितना बनाया गया 25% बनाया गया। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम उच्च प्रतिशत है यानी कि उच्च प्रतिशत यानी कि हाई वाला प्रतिशत है, माइनस हम करेंगे इसमें आपका औसत यानी कि एवरेज वाला करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे हम एवरेज माइनस निम्न वाले से यानी कि लोअर, ये वाला फॉर्म लेंगे। तो हाई कितना है आपका 30% है, माइनस एवरेज कितना है 25 और अपॉन में हम करेंगे 25 आपका एवरेज है, माइनस लो कितना है आपका निम्न प्रतिशत कितना है 15। तो कितना हो जाएगा 30 - 25 कितना हो गया 5 हो गया और ये कितना हो गया 10 हो गया। यानी कि आपका जाएगा 1:2 आ जाएगा। यानी कि अनुपात कितना बन जाएगा 1:2 का अनुपात बन जाएगा।
साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं और बी जो है उसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी मिलकर के 16 दिन में कर रहे हैं एक कार्य को, तो उनकी कार्य क्षमता कितनी होगी, जितने दिन में काम कर रहे हैं उसका अपोजिट, ठीक है। जो कार्य क्षमता एफिशिएंसी जो होती है कार्य इस दिन की क्या होगी, अपोजिट होती है। तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी। वैसे ही बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, उस कार्य को कर रहा है वो 24 दिन में, तो वो जो वर्क है वो जो होगा एफिशिएंसी का जो क्षमता का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगी, 1/24 हो जाता है। तो ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी की निकलेगी, बी की निकलेगी तो माइनस कर देंगे, तो 1/16 माइनस 1/24 करेंगे तो 1/16 यानी कि यहाँ पर कितना है 16 है, यहाँ पर 24 है, तो एलसीएम ले लेंगे 48 आ जाएगा। तो 16 48 यानी कि 3 से गुणा कर देंगे और इसको 2 से गुणा करेंगे, 3 - 2 हो जाएगा तो कितना जाएगा 1, यानी कि 1 और नीचे आपका कितना रहेगा 48, तो 1/48 हो जाएगा ए की एक दिन की कार्य क्षमता। तो जब इसकी एक दिन की कार्य क्षमता कितने हैं आपकी, ए की 1/48 है, तो ए के लिए कितने दिन में कार्य करेगा उसको अपोजिट कर देंगे, यानी कि 48 दिन में करेंगे, 48/1 कर देंगे तो कितना जाएगा आपका 48 यानी कि 48 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका ए बी सी जो है एक कार्य को जो है 6, 12 और 15 दिन में कर रहे हैं। यदि साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए का एक दिन का कार्य 6 है तो उसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 1/6, बी की कितनी हो जाएगी 1/12, सी की कितनी हो जाएगी 1/15। तो सबको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे कार्य क्षमता को, तो 1/6 प्लस 1/12 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम कितना जाएगा 60 आ जाएगा इसका। तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो सब 60 आएगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा प्लस 4 1 जा 4 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका हर में आ जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 और कितना आएगा 19/60 हो जाएगा आपका कार्य क्षमता तीनों की, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, दिन बताने हैं कितने दिन में वो कार्य करेगा। तो क्या करेंगे इसका उल्टा होता है ना, तो क्या करेंगे इसको 60/19, तो कितना आएगा 19 3 जा 57 हो जाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 3 दिन में ये लगभग जो है अप्रॉक्स जो है अपना कार्य को क्या है पूरा कर लेंगे। साथियों अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, एक टैंकी को भरने के लिए 2 पाइप ए और बी यूज हो रहे हैं और क्रमशः 4 और 6 घंटे में भर रहे हैं। ए जो है 4 घंटे में भर रहा है, बी जो है 6 घंटे में उसको भर रहा है, बट वहाँ तीसरा पाइप भी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है 3 घंटे में खाली कर देता है उसको। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो टैंकी कितने समय में भरेगी, आपको ये बताना है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। ए एक जो है भरता है टैंकी को 4 घंटे में, बी 6 घंटे में, बट जो सी जो है वो 3 घंटे में निकाल देता है। सभी को एक साथ खोल दें तो टैंकी कितने समय में भरेगी। तो सबकी हम कार्य क्षमता निकालेंगे, तो कार्य क्षमता क्या करेंगे उसका अपोजिट हो जाता है जो कार्य कर रहा है ना। तो बी का 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और ए का हो जाएगा 1/4, बी का कितना हो जाएगा 1/6, सी क्या कर रहा है उसको खाली कर रहा है ना, तो उसका जो है प्लस में नहीं होगा, उसका कितने में होगा माइनस में होगा, तो -1/3 होगा। तो 1/4 हो गया आपका प्लस 1/ क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। तो इसका हम तीनों का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 12 आ जाएगा, कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो 1/4 आपका है प्लस 1/6 है -1/3 है, तो 12 आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसको हम कितने से गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तभी तो आपको यहाँ भी वही करेंगे 3 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे। तो ऊपर आ गया आपका 3 + 2 - 4 और नीचे कितना आएगा आपका 12, ठीक है। 3 + 2 कितना जाएगा आपका 5 और 5 - 4 1, तो यानी कि 1/12 ये आ जाए आपकी कार्य करने की क्षमता। तो कितने दिन में कार्य करेगा तो इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि 12/1 यानी कि आपका कितना जाएगा 12 इसका आंसर आ जाएगा। 12 घंटे में जो है ये कंप्लीट जो है टैंकी भर जाएगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आज की वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।